जय हिंद प्यारे साथियों। अद्वैत एशियाई परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, ये जो हिंदी की सीरीज चल रही है, उस हिंदी की सीरीज में ये पांचवी क्लास है। इस हिंदी की सीरीज में जो आपका टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। इस हिंदी भाषा के उद्भव और विकास में लगभग लगभग ये अंतिम क्लास आपकी होने वाली है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसी क्लास में आपको लगभग लगभग ये कंप्लीट टॉपिक करा दें। तो हिंदी की सीरीज में आपकी बेटा 5वें नंबर की क्लास है। अध्याय नंबर 1 चल रहा है और उस अध्याय पर लगभग लगभग ये आज की अंतिम क्लास आपकी होने वाली है। ये जो कक्षा उपयोगी है आपकी, ये यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पेट, लेखपाल या ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें आपकी हिंदी पूछी जा रही है, उसके लिए ये बहुत बहुत उपयोगी है। इवन आप आरओ एआरओ का एग्जाम भी देंगे तो उसके लिए भी ये क्लास क्या है, उपयोगी है। तो प्यारे साथियों, ध्यान से इस क्लास को आप देखिएगा। और एक बात हम क्लास में अक्सर कहते हैं कि जब भी आप क्लास लिया करें तो आप लोग पेन और पेपर यानी अपने नोट्स को साथ में क्लास के प्रिपेयर किया करें, क्योंकि एग्जाम से पहले जब आप एग्जाम में जाने वाले हो तो उससे कुछ दिन पहले, महीने भर पहले आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप सारी चीजों को रिवाइज कर लें। तो प्यारे साथियों, ये कुछ हमारे बारे में है। आप लगभग लगभग जानते हैं, इतने समय से आप हमसे जुड़े हुए हैं। किशोर सर, हम सिलेक्टेड हैं उत्तर प्रदेश पुलिस। आइएगा, इस क्लास में अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं वो क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो प्यारे साथियों देखिएगा। सबसे पहले हमने भाषा शब्द का निर्माण और उसका अर्थ हमने जाना था कि भाषा शब्द कैसे बना है, उसका क्या अर्थ है। दूसरा, हमने भाषा की परिभाषाएं पढ़ी हैं कि भाषा की क्या क्या परिभाषाएं हो जाएंगी। भाषा की उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत हैं, वो सारे सिद्धांत हमने जाने हैं। भाषा की प्रकृति क्या है, यानी भाषा की क्या क्या विशेषताएं हो जाएंगी, वो विशेषताएं हमने पढ़ी हैं। हमने भाषा के प्रकारों पे चर्चा की आपसे। भाषा के आधार हमने जाने, भाषा के अंग हमने पढ़े हैं। भाषा का स्वरूप भी हमने पढ़ा है। और ये चीजें पढ़ने के बाद में फिर हमने भाषाओं का वर्गीकरण किया। भारत भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण ये हमारा चल रहा था। तो लगभग लगभग ये क्लास का अंतिम टॉपिक है भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण। प्यारे साथियों, उसके बाद में भाषा से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हम लेंगे और अंत में हम विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पे क्या करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे। तो आइएगा, संयम के साथ में क्लास को आप समझिएगा और देखिएगा। तो सबसे पहले आप प्यारे साथियों इस क्लास को सभी को क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनको आप इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस क्लास का कुछ लाभ मिल पाए। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। लास्ट जो क्लास हमने आपकी छोड़ी थी वो आपकी छोड़ी थी प्राकृत भाषा पर। प्राकृत भाषा को हमने आपको समझा दिया था। तो प्राकृत भाषा पर हमने पिछली क्लास आपकी छोड़ी थी। तो प्राकृत भाषा से अब हम शुरुआत करेंगे अपभ्रंश भाषा की। प्राकृत भाषा के बाद में जिस भाषा की शुरुआत हुई थी उस भाषा का नाम था अपभ्रंश भाषा। ये जो अपभ्रंश भाषा थी इसका जो समय था वो 500 एडी से 1000 एडी था। एडी का मतलब है एनो डोमिनी, यानी ईसा पूर्व, ईसवी। यानी एडी का मतलब क्या है, एनो डोमिनी, ईसवी। यानी इसका जो समय था वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक रहा था अपभ्रंश का समय। आप ये मान के चल सकते हैं कि अपभ्रंश लगभग लगभग 500 वर्षों तक रहा। अब इस अपभ्रंश में
या अपभ्रंश बना कैसे? तो प्राकृत भाषा की तुलना में जिस भाषा का स्वरूप बिगड़ा हुआ था उसे अपभ्रंश भाषा कहा गया। जब प्राकृत भाषा टूट टूट करके बिगड़ गई, बिखर गई, तो वो जो भाषा बनी उसी भाषा को हमने अपभ्रंश का नाम दे दिया था। तो प्राकृत भाषा की तुलना में जिस भाषा का स्वरूप बिगड़ा हुआ था उसी को हमने क्या नाम दे दिया? अपभ्रंश का नाम दे दिया। अब अपभ्रंश हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अपभ्रंश को हमें बहुत ज्यादा गहराई से पढ़ना होगा ताकि एग्जाम में क्वेश्चन बने, और यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो एग्जाम में यदि क्वेश्चन बने तो आप उसको आसानी से कर पाए, इतनी गहराई से हमें अपभ्रंश को जानना होगा। जैसे अपभ्रंश को प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की कड़ी भी माना जाता है। देखिएगा, आपको यदि याद हो तो अपभ्रंश से पहले आपको हमने पढ़ाया था प्राकृत भाषा, और प्राकृत के बाद में आपका क्या है? अपभ्रंश है। यानी प्राकृत के बाद में जिस पे हम चर्चा करते हैं वो आपका क्या है? अपभ्रंश है। अपभ्रंश के बाद में जिस पे हम चर्चा करेंगे वो हो जाएंगी आधुनिक भाषाएं, सभी आधुनिक भाषाएं। तो ये जो आधुनिक भाषाएं हो जाएंगी, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? प्राकृत और आधुनिक को, तो वो अपभ्रंश कर रहा है। इसलिए मान लेते हैं कि जो अपभ्रंश है वो प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की क्या है? कड़ी है। तो ये बात आप यहां से याद रखेंगे। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ये जो अपभ्रंश शब्द आप देख पा रहे हैं, इसका पहली बार जो प्रयोग किया था वो आचार्य ब्याडी ने किया था। अपभ्रंश शब्द का पहली बार प्रयोग आचार्य ब्याडी ने किया। इसके बाद यानी आचार्य ब्याडी के बाद, इसके बाद अपभ्रंश शब्द का प्रयोग पतंजलि ने किया था। पहले आचार्य ब्याडी ने अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया, आचार्य ब्याडी के बाद में जो अपभ्रंश शब्द का प्रयोग था वो पतंजलि ने किया था। अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा भी कहा जाता है। देखिए, ये आपने कई बार सुना होगा, आकार बहुला, उकार बहुला, इकार बहुला। इसका मतलब ये होता है कि आकार बहुला का मतलब जिसमें आ की क्या हो? प्रवृत्ति ज्यादा बार हो। इकार बहुला जिसमें ई की प्रवृत्ति ज्यादा बार हो। उकार बहुला उसमें ऊ की प्रवृत्ति ज्यादा बार हो। तो इसी प्रकार से जब आप अपभ्रंश को पढ़ेंगे तो उसमें ऊ की प्रवृत्ति ज्यादा बार होती है, इसलिए बोल देते हैं कि जो अपभ्रंश है वो आपकी क्या है? उकार बहुला भाषा है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को गुर्जर की भाषा कहा है। यानी जो भरत मुनि है जिन्होंने पुस्तक लिखी है नाट्य शास्त्र, उन्होंने अपभ्रंश को गुर्जर की भाषा कहा है, सावर की भाषा कहा और विभ्रष्ट भाषा की संज्ञा दी। तो याद रखिएगा, अपभ्रंश को भरत मुनि ने गुर्जर की भाषा कहा, सावर की भाषा कहा और विभ्रष्ट भाषा कहा। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, महत्वपूर्ण पॉइंट है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश को 7 भागों में विभाजित किया। यानी अपभ्रंश को कितने भागों में बांटा गया है? तो अपभ्रंश को बांटा गया है 7 भागों में। किसने बांटा है 7 भागों में? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश को 7 भागों में क्या किया है? विभाजित किया है। अब वो 7 भाग कौन कौन से हैं देखते हैं। जैसे आप देखेंगे तो ये कुछ 7 भाग हैं अपभ्रंश के। सबसे पहला भाग है षोडशैनी अपभ्रंश, दूसरा है अर्धमागधी अपभ्रंश, तीसरा है मागधी अपभ्रंश, चौथा है खस अपभ्रंश, पांचवा है ब्राह्मण अपभ्रंश, छठा है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश और सातवां आपका है पेशाची अपभ्रंश। तो याद रखेंगे, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश को 7 भागों में डिवाइड किया है, और वो 7 भाग ये हैं षोडशैनी, अर्धमागधी, मागधी, खास, ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद में महाराष्ट्री, महाराष्ट्री के बाद में पेशाची, कुल मिलाकर के 7 भाग हैं।
एक एक करके हमें समझना होगा कि इन अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाएं निकली हैं, वो चीजें हमें डिटेल में पढ़नी होंगी। और प्यारे साथियों, यहाँ से एग्जाम में बहुत बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप कोशिश करेंगे कि इस क्लास को बार बार देखें। जब तक आप इस क्लास को बार बार नहीं देखेंगे तब तक आपको चीजें ये समझ में नहीं आएंगी। तो कोशिश आप कीजिएगा कि इस क्लास को आप बार बार देखें। और हम आपसे कहते हैं कि अगर आपको कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर आपको निकालना है तो बेटा बहुत बहुत ज़्यादा आज के समय में मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज के समय में तैयारी करने वाले लाखों करोड़ों विद्यार्थी हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप समय देंगे ताकि आप आसानी से चीज़ों को समझ पाएँ। तो आप कोशिश कीजिएगा कि घर पे रह कर के क्लास के साथ में 8-10 घंटे आप अपनी पढ़ाई के लिए निकालें, और ताकि आप कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर पाएँ। क्योंकि देखिएगा, समय ही महत्वपूर्ण है, समय ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग इतना भी समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर संभावना बहुत कम हो जाती है एग्जाम निकालने की। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई के लिए समय निकालें, क्योंकि आपने सुना होगा जिंदगी तो गुजर रही है। यानी आपने कई बार सुना होगा, हम अक्सर सुनाते भी हैं इसी बात को, तो ध्यान से एक बार फिर से सुनेंगे कि रात गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, रात गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, मानव जीवन अनमोल था कोड़ी बदला जाए। तो ऐसा नहीं करना है कि रात को आप सो गए मस्ती से 10-12 घंटे की नींद और दिन भर आप खा रहे हो और पढ़ाई कर ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे फिर एग्जाम नहीं निकल पाएगा। मेहनत करेंगे जितना आपसे हो सकता है, आप कर्म करते रहिएगा, फल की इच्छा मत करिएगा, फल आपको मिल ही जाएगा। देखिएगा, तो 7 भागों में अपभ्रंश को बांटा गया है। ये 7 भाग कुछ इस प्रकार से हैं, एक एक करके समझेंगे। तो पहला जो भाग है वो है षोडशैनी अपभ्रंश। ये जो षोडशैनी अपभ्रंश है, यहाँ से 3 भाषाएं निकली हैं। एक निकली है राजस्थानी भाषा आपकी, दूसरी यहाँ से भाषा निकली है गुजराती, और तीसरी जो यहाँ से भाषा निकली है वो है पश्चिमी हिंदी। तो षोडशैनी अपभ्रंश से 3 भाषाओं का विकास हुआ, पहली राजस्थानी, दूसरी गुजराती और तीसरी आपकी पश्चिमी हिंदी। अब राजस्थानी भी 4 भागों में डिवाइड हुई हुई है, यानी राजस्थानी के भी 4 भाग हैं। ये आप रीजनिंग में अक्सर पढ़ते होंगे इस डायग्राम को, यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइएगा उत्तरी राजस्थानी में कौन सी बोली आती है, तो आपको बताना मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी में मालवी है, पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी है और पूर्वी राजस्थानी में जयपुरी है। तो जयपुरी या इसी का नाम है ढूंढाड़ी, दूसरी है पश्चिम में मारवाड़ी, उत्तर राजस्थान में बोली जाती है मेवाती और दक्षिण में बोली जाती है मालवी। गुजराती में कोई नहीं है, गुजराती में गुजराती ही है। उसके बाद पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं वो 5 बोलियां हैं। जैसे ब्रज भाषा है पश्चिमी हिंदी की, और याद रखेंगे ये जो ब्रज भाषा है ये पश्चिमी हिंदी की सबसे विख्यात बोली है। कन्नौजी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, बुंदेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, खड़ी बोली या इसी का मूल नाम क्या है कौरवी है, ये भी आपकी किस में आती है पश्चिमी हिंदी में आती है। और बांगरू या इसी को बोलते हैं हरियाणवी, ये भी पश्चिमी हिंदी में आती है। तो पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं, जिसमें ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली या कौरवी, बांगुर या फिर हरियाणवी। तो षोडशैनी से निकले 3, 3 के बाद में राजस्थानी से 4 भाग हो गए हैं, और इधर पश्चिमी हिंदी से 5 भाग हो गए हैं। तो 5 भाषा ये हो गई हैं, 4 भाषा ये हो गई हैं, बोलियां हो गई हैं। तो 5 और 4 9 बोलियां तो आपकी ये हो गई हैं, जो आपको याद रखनी है। उसके बाद में आप देखेंगे तो आगे है आपका अर्धमागधी अपभ्रंश। ये जो अर्धमागधी अपभ्रंश है यहाँ से निकली है पूर्वी हिंदी।
अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी से फिर आपकी क्या निकली है, 3 बोलियां निकली हैं। अवधी निकली है पूर्वी हिंदी से, बघेली निकली है पूर्वी हिंदी से, और आपकी छत्तीसगढ़ी निकली है। तो पूर्वी हिंदी से 3 बोलियां निकली हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इस बात को आपको याद रखना है। अवधी के बाद में आगे है मागधी अपभ्रंश। तो मागधी से बांग्ला भाषा का विकास हुआ है, मागधी से बिहारी भाषा भी निकली है, मागधी अपभ्रंश से उड़िया भाषा भी निकली है, और मागधी अपभ्रंश से असमिया भाषा भी निकली है। यानी मागधी अपभ्रंश से 4 भाषाओं का विकास हुआ है। तो मागधी अपभ्रंश से भाषा निकली है 4। अब उन 4 में भी जो बिहारी हिंदी है उसकी 3 बोलियां हैं। जैसे भोजपुरी किससे निकली है, बिहारी से निकली है, मैथिली किससे निकली है, बिहारी से निकली है, और मगही किससे निकली है, वो भी बिहारी से निकली है। तो सबसे पहले मागधी से निकली 4 भाषाएं, उसके बाद बिहारी से निकली 3 बोलियां। अगला है खस। प्यारे साथियों, खस से निकली है पहाड़ी हिंदी, खस से निकली है पहाड़ी हिंदी। इस पहाड़ी हिंदी से 3 आपकी बोलियां निकली हैं। कुमाऊनी निकली है पहाड़ी हिंदी से, गढ़वाली निकली है पहाड़ी हिंदी से, और आपकी पश्चिमी पहाड़ी निकली है पहाड़ी हिंदी से। तो पहाड़ी हिंदी से कुमाऊनी, गढ़वाली, पश्चिमी हिंदी, यहां तक आप समझ पाए होंगे। उसके बाद में आगे देखेंगे। तो पहाड़ी के बाद में आगे है आपका ब्राह्मण। ये जो ब्राह्मण अपभ्रंश है, इससे केवल निकली है सिंधी भाषा। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से केवल मराठी भाषा का विकास हुआ है, और पेशाची अपभ्रंश से 2 भाषाएं निकली हैं, एक पंजाबी निकली है पेशाची से, और एक आपकी लहंदा भाषा निकली है, ये भी पेशाची से निकली है। तो इस तरीके से अपभ्रंश को 7 भागों में हमने बांटा। अपभ्रंश को 7 भागों में हमने बांटा, जैसे षोडशनी अपभ्रंश, जैसे अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी, खस, ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद में महाराष्ट्री, ठीक। तो इस तरीके से बांट करके फिर हमने इनके अंदर कौन कौन सी भाषाएं कैसे कैसे निकली हैं, वो सभी चीजें जानी है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि बताइए उपभाषाएं कितनी है और बोलियां कितनी है। उपभाषाएं 5 हैं, और जो बोलियां हैं वो 18 हैं। कभी कभी एग्जाम में 17 भी मिल सकता है, और अगर ऑप्शन में 18 ना हो और 17 दिया गया हो तो आपको 17 बताना है। तो आपकी बोलियां कितनी है, बोलियां 18 हैं, और उपभाषाएं कितनी है, 5 है। अब एक एक करके हमें इन उपभाषाओं को समझना है। तो सबसे पहली है आपकी राजस्थानी हिंदी। पहली जो आपकी पहली जो आपकी बोली है या भाषा है वो है राजस्थानी हिंदी। तो ये जो राजस्थानी शब्द है, देखो एग्जाम में बन सकता है कि बताइए राजस्थानी शब्द किसने दिया है। तो ये जो राजस्थानी शब्द है, ये जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, यानी जॉर्ज ग्रियर्सन ने ये दिया है। राजस्थानी शब्द किसने दिया है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है। कहाँ दिया है, तो इनकी किताब है, इनकी पुस्तक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसी में इन्होंने क्या दिया है, राजस्थानी शब्द या राजस्थानी भाषा के बारे में इन्होंने बताया है। इसके बाद में आप देखेंगे राजस्थानी के बारे में, तो आप पाएंगे कि जो राजस्थानी है ये एक असंवैधानिक शब्द है, यानी यह एक असंवैधानिक भाषा है। देखो, संवैधानिक उसको बोलते हैं जिसका उल्लेख संविधान में होता है, असंवैधानिक उसको बोलते हैं जिसका उल्लेख संविधान में नहीं होता है। तो राजस्थानी जो भाषा है उसका उल्लेख संविधान में नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो राजस्थानी है ये एक असंवैधानिक क्या है, भाषा है।
जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी को 4 भागों में क्या किया था, विभाजित किया था। यानी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा को 4 भागों में बांटा। कौन कौन से भाग? एक इन्होंने कहा जयपुरी है, दूसरा इन्होंने कहा मारवाड़ी है, तीसरा इन्होंने बताया मेवाती है और चौथा इन्होंने बताया मालवी है। तो ये जो 4 भागों में बांटा है राजस्थानी को, ये जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने बांटा है। अब एक एक करके इनको समझेंगे। जैसे जयपुरी, जयपुरी का दूसरा नाम ही क्या है, ढूंढाड़ी है। तो जयपुरी आप कहिएगा या आप ढूंढाड़ी कहिएगा, एक ही बात है। ये जो ढूंढाड़ी शब्द है ये बना है ढूंढ शब्द से। ढूंढाड़ी शब्द किससे बना है? ढूंढ शब्द से बना है। इस ढूंढ का जो अर्थ होता है, इस ढूंढ शब्द का जो अर्थ होता है बेटा, वो होता है टीला। ढूंढ शब्द का अर्थ क्या होता है? टीला होता है। तो ढूंढाड़ी शब्द किससे बना है? ढूंढ से। ढूंढ का जो अर्थ है वो क्या है? टीला है। राजस्थानी बोलियों में यह सर्वाधिक बोली जाती है। देखो राजस्थान में 4 बोलियां हैं, उन चारों में सबसे ज्यादा जिस भाषा को व्यक्ति बोलते हैं वो आपकी जयपुरी भाषा ही है। जयपुरी या ढूंढाड़ी को सर्वाधिक व्यक्ति बोलते हैं। तो जयपुरी या ढूंढाड़ी को कौन बोलते हैं? सर्वाधिक व्यक्ति बोलते हैं, अन्य भाषाओं की या अन्य इसकी बोलियों की तुलना में। याद रखेंगे, प्रथम उल्लेख अगर पूछा जाए कि जयपुरी भाषा का या जयपुरी बोली का पहली बार उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है, तो 8 देश गुजरी। 8 देश गुजरी, इसमें जयपुरी भाषा का क्या मिलता है? पहली बार प्रयोग मिलता है। जयपुरी भाषा के कुछ अन्य नाम भी हैं। जैसे जयपुरी भाषा को ढूंढाड़ी भाषा बोलते हैं, जयपुरी भाषा को झाड़साही भी बोल देते हैं, जयपुरी भाषा को पूर्वी राजस्थानी भी बोल देते हैं। तो ये जयपुरी बोली के क्या है या भाषा के कुछ अन्य नाम भी हैं। अब जयपुरी का क्षेत्र क्या है? जयपुरी कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो जयपुरी जयपुर में बोली जाती है, आपके अजमेर में बोली जाती है जयपुरी, टोंक जिला है इसमें बोली जाती है जयपुरी, दौसा में बोली जाती है जयपुरी, और भी बहुत सारे हो जाएंगे। ये हम महत्वपूर्ण लिख करके लेकर के आए हैं। ये कई बार एग्जाम्स में आपके पूछे गए हैं, इसलिए महत्वपूर्ण वाले ही ये लिख करके आए हैं। तो जयपुरी जयपुर में बोली जाएगी, अजमेर में, टोंक में और दौसा में यहाँ पर क्या किया जाएगा? जयपुरी को बोला जाएगा। अब जयपुरी की कुछ उपबोलियां भी हैं। जयपुरी भाषा की क्या है? कुछ उपबोलियां भी हैं। जैसे किशनगढ़ी है, तोरावाटी है, काठोड़ी है, चौरासी है, नागर चाल है, अजमेरी है और सिपाड़ी है। तो ये याद रखेंगे, ये कुछ इसकी क्या है? उपबोलियां हैं। देखो प्यारे साथियों, जैसे आप देखते हैं देश होता है, देश में राज्य होते हैं, फिर राज्यों में आप देखेंगे तो जिले होते हैं। उसी प्रकार से ऐसी भाषा है, भाषा के में फिर बोलियां हैं, फिर बोलियां में आपकी क्या है? कुछ उपबोलियां भी हैं। तो इसकी जो उपबोलियां हैं वो ये कुछ उपबोलियां हैं। इसके बाद में आप देखेंगे तो जयपुरी के बाद में अगला है मारवाड़ी। अब मारवाड़ी में देखिएगा आप, तो मारवाड़ी किसको बोलते हैं? मारवाड़ क्षेत्र की बोली को मारवाड़ी कहा जाता है। यानी मारवाड़ क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसी को हम क्या बोल देते हैं? मारवाड़ी बोल देते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे बड़ी बोली है। देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका क्या मतलब है? एक क्षेत्र ये हो गया और एक क्षेत्र ये हो गया, इसमें 100 लोग रहते हैं और इसमें रहते हैं 50 लोग। तो इसमें देखे जाए तो इसका क्षेत्रफल ज्यादा है। तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए कि राजस्थान की या राजस्थानी बोलियों में सबसे बड़ी बोली कौन सी है, तो आपकी वो मारवाड़ी है। और अगर हम व्यक्तियों की जनसंख्या के आधार पर देखेंगे कि सबसे बड़ी बोली कौन सी है, तो आपकी वो कौन सी है? जयपुरी है, जयपुरी।
तो ये दोनों में आप अंतर समझ लेंगे, ये इस प्रकार का क्या है, दोनों में आपको अंतर नजर आएगा। आगे देखेंगे, मारवाड़ी का जो प्रथम उल्लेख है, पहली बार उल्लेख है, वो कहाँ मिला है, तो कुवल्यमाला में, इस कुवल्यमाला पुस्तक में मारवाड़ी का पहली बार प्रयोग मिलता है। मारवाड़ी के अन्य नाम भी हैं, मारवाड़ी को क्या बोलते हैं, मरु भाषा के नाम से भी पहचानते हैं लोग बार, कहते हैं कि मारवाड़ी कहिएगा या मरु भाषा कहिएगा, दोनों एक की बात है। तो मारवाड़ी का अन्य नाम भी है और वो अन्य नाम क्या है, मरु भाषा है। मारवाड़ी का जो क्षेत्र है वो आपका जोधपुर है, बीकानेर है, नागौर है, बाड़मेर है, जैसलमेर, पाली, जालोर, सिराही, ये कुछ क्या है, मारवाड़ी के क्षेत्र हैं जहां पर की मारवाड़ी बोली जाती है। उसके बाद आप पाएंगे तो इसकी कुछ उपबोलियां भी हैं मारवाड़ी की, जैसे क्या क्या उपबोलियां हैं, बागड़ी इसकी उपबोली है, शेखावटी है, बीकानेरी है, बीकानेर के बाद थली, डटकी, नागौरी, खेराड़ी, गाड़ेवाड़ी और देवड़ावाटी, ये इसकी क्या है, कुछ उपबोलियां भी हैं। तो मारवाड़ी के बारे में आप समझ पाए होंगे, मारवाड़ क्षेत्र की बोली को मारवाड़ी कह देंगे। मारवाड़ी बोली का पहली बार प्रयोग कुवल्यमाला में आपको मिलता है। मारवाड़ी का क्षेत्र आप पहचान गए होंगे और मारवाड़ी की जो उपबोलियां हैं वो भी आप लगभग लगभग जान गए होंगे। अब मारवाड़ी के बाद में जो अगली बोली है वो है मेवाती। मेवाती में देखिएगा तो इस बोली का जो नामकरण है, मेवाती बोली का जो नामकरण है वो एक जाति है, मेव जाति। मेवाड़ी बोली का नामकरण यानी मेवाती बोली का नामकरण मेव जाति के इलाका मेवात के नाम पर हुआ। यानी मेवात में एक जाति है मेयो और उसी के नाम पर क्या रखा गया है, मेवाती नाम रखा गया है। मेवाती के बारे में जानेंगे, जैसे मेवाती में आप यदि देखेंगे तो इसका जो क्षेत्र है मेवाती का वो अलवर है, भरतपुर है और गुड़गांव है। इन क्षेत्रों में मेवाती आपकी बोली जाती है। मेवाती की कुछ उपबोलियां भी हैं, जैसे मेवाती की उपबोली है राठी, महेड़ी और कड़ेर, ये इसकी क्या है, कुछ उपबोलियां भी हैं मेवाती। मेवाती के बाद में है मालवी। मालवी को देखेंगे तो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र की बोली को मालवी बोली कहा जाता है। मध्य प्रदेश में जो दक्षिण वाला हिस्सा है वह मालवा क्षेत्र है और वहां की बोली को हम क्या बोल देते हैं, मालवी बोल देते हैं। इसका क्षेत्र है वो इंदौर है, उज्जैन है, देवास है, रतलाम है, भोपाल, होशंगाबाद और भोजबाड़, सीतामऊ, ये इसका कुछ क्षेत्र है जहां पर कि आपकी क्या बोली जाती है, मेवाती बोली बोली जाती है, सॉरी मालवी बोली बोली जाती है। अब कुछ अन्य बोलियां भी हैं, जैसे एक हाड़ौती है। हाड़ौती का जो क्षेत्र है वो है कोटा, बूंदी और झालावाड़। ये जो हाड़ौती बोली है ये आपकी कोटा, बूंदी और झालावाड़ में बोली जाती है। एक अचला बोली है, ये जो अचला बोली है ये आपकी मालपुरा में बोली जाती है। अचला बोली मालपुरा में बोली जाती है। एक बोली है बीजड़ी, ये जो बीजड़ी बोली है ये बूंदी में बोली जाती है। फिर है तोराबाटी बोली, तो तोराबाटी बोली जो है वो कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र, जहां कांतली नदी बहती है वहां बोली जाती है, राजस्थान में। फिर एक है जगरोती बोली, जगरोती आपकी करौली में बोली जाती है। नागरसोल बोली है, ये आपकी टोंक में बोली जाती है। मेवाड़ी बोली है, मेवाड़ी आपने कई बार सुना होगा। तो ये जो मेवाड़ी बोली है ये मेवाड़ी बोली आपकी उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ यहाँ बोली जाती है। और अंत में है किशनगढ़ी बोली,
ये आपकी कहाँ बोली जाती है? अजमेर में बोली जाती है। तो हमें पूरी पूरी उम्मीद है आप राजस्थानी बोलियों को ठीक से समझ पाए होंगे कि राजस्थानी बोलियों में कितनी बोलियां हैं, कौन कौन सी कहाँ पर बोली जाती है, किसकी क्या क्या उपबोली है, उस बात को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो राजस्थानी के बाद में अगला है आपका खड़ी बोली, यानी हम पहुंच जाएंगे अब कहाँ? पश्चिमी हिंदी में। तो पश्चिमी हिंदी में जो आप देखेंगे, पहली एक बार जरा ध्यान से पहले समझ लेंगे कि हम कहाँ पहुंच गए हैं। तो हम पहुंच गए हैं अब बेटा पश्चिमी हिंदी में। देखो ये जो आप देख पा रहे हैं पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी और ब्रजभाषा। अब जो हम पढ़ने वाले हैं इन पांचों को पढ़ने वाले हैं, तो एक बार जरा ध्यान से देखेंगे आप। जैसे आपका है मेवाती के बाद में मालवी हो गया था, और ये है अब खड़ी बोली। तो खड़ी बोली को खड़ी बोली इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह ब्रज भाषा की तुलना में खड़ी लगती है। खड़ी बोली को जो खड़ बोली कहा गया है वो इसलिए कहा गया क्योंकि ये ब्रज भाषा की तुलना में क्या लगती है? थोड़ी खड़ी लगती है। उसका उच्चारण जो होता है वो थोड़ा सा खड़ा होता है। परंतु कुछ विद्वानों का यह मानना है कि इसमें खड़ी पाई की बहुलता है, इसलिए इसे खड़ी बोली कहा जाता है। देखो खड़ी पाई क्या होता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इसमें जो अधिकतर शब्द आते हैं वो सभी इसी प्रकार के आते हैं जिसमें खड़ी पाई होती है। ये जो डंडा आप देख पा रहे हैं खड़ी पाई है, ये जो देख पा रहे हैं खड़ी पाई है, ये जो देख पा रहे हैं आप खड़ी पाई है। तो कुछ विद्वानों का ये मानना है कि इसको जो खड़ी बोली हम कहेंगे वो इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें जो खड़ी पाई है उसकी प्रधानता बहुत ज्यादा है। खड़ी बोली के कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे इसको हिंदुस्तानी के नाम से भी जानते हैं, इसको सरहिंद के नाम से भी जानते हैं, और खड़ी बोली का जो मूल नाम है वो तो आपका कोरवी है ही। देखो इस शब्द को लेकर के आप संदेह में मत रहिएगा। वर्तमान समय में जो हिंदी भाषा कहते हैं, हिंदुस्तानी कहते हैं, वर्तमान समय में अगर हम देखेंगे तो जो हिंदुस्तानी है वो आपका उर्दू और हिंदी का मिश्रण है। उर्दू और हिंदी के मिश्रण को वर्तमान समय में क्या कहा जाता है? हिंदुस्तानी भाषा कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए कि हिंदुस्तानी भाषा क्या है, तो उर्दू और हिंदी का क्या है? मिश्रण है। तो आप इस शब्द को लेकर के कतई संदेह में आप मत रहिएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसका जो क्षेत्र है वो देहरादून का मैदानी भाग है, यानी जो खड़ी बोली बोली जाती है इसका जो क्षेत्र है वो देहरादून का मैदानी भाग है। सहारनपुर है, मेरठ, मेरठ को माना जाता है कि खड़ी बोली का क्या है? वो केंद्र है। बिजनौर है, रामपुर है, मुरादाबाद, ये वही मुरादाबाद है जहां से हम आपको पढ़ा रहे हैं, जहां से हम आपकी क्या ले रहे हैं? क्लास ले रहे हैं, ये वही मुरादाबाद है। तो हम भी जिस बोली का प्रयोग कर रहे हैं वो खड़ी बोली ही है। तो आपसे जो हमारी वार्तालाप हो रही है वो खड़ी बोली में ही हो रही है। तो ये इसका क्षेत्र हो जाएगा मुरादाबाद। मुरादाबाद के बाद में मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर के बाद में अंबाला में खड़ी बोली बोली जाती है। जगाधरी है, दिल्ली है। तो इन क्षेत्रों में आप देखेंगे तो आपकी खड़ी बोली बोली जाती है। खड़ी बोली का नामकरण पूछा जा सकता है कि बताइए खड़ी बोली को जो खड़ी बोली कहा है वो किसने कहा है? तो याद रखेंगे खड़ी बोली को जो खड़ी बोली कहा वो लल्लू जी मिश्र ने कहा है, यानी लल्लू लाल जिनको बोल देते हैं, उन्होंने कहा है। जिनकी जो पुस्तक है वो क्या है? प्रेम सागर है। जिनकी पुस्तक क्या है? प्रेम सागर है। क्योंकि आपने देखो प्रेम सागर, प्रेम शब्द अपने आप में बड़ा ही व्याख्यात शब्द है। तो प्रेम वही करेंगे जो लल्लू होंगे, आप ऐसे भी याद रख लेते हैं कि प्रेम वही करेंगे जो क्या होंगे? लल्लू होंगे। तो प्रेम सागर किसकी पुस्तक है? लल्लू लाल की है।
इसके बाद में आप देखेंगे तो अगली है बांगरू, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, हरियाणवी बोल देते हैं। बांगर भूमि या बांगर भूभाग। बांगर का मतलब होता है शुष्क, बांगर का अर्थ क्या होता है, शुष्क होता है। तो बांगर भूभाग के कारण यहाँ की बोली को बांगरू कहा जाता है, यानी बांगर भूभाग के कारण यहाँ की बोली को हम क्या बोल देते हैं, बांगरू बोल देते हैं। इसके बाद आप और जानेंगे बांगरू के बारे में, तो देखेंगे इसका जो अन्य नाम है, बांगरू का अन्य नाम है हरियाणवी या हरियाणी भी बोल देते हैं। तो बांगरू भाषा आप कहिएगा या बांगरू बोली कहिएगा, हरियाणवी कहिएगा या हरियाणी कहिएगा, एक ही बात है। बांगरू का जो क्षेत्र है, इस बांगरू का जो क्षेत्र है वो हरियाणा है, दिल्ली का देहाती क्षेत्र है, ये बात याद रखेंगे, दिल्ली का देहाती क्षेत्र। रोहतक है, करनाल है, हिसार है, इन क्षेत्रों में आपकी बांगरू या फिर हरियाणवी बोली बोली जाती है। उसके बाद में है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा अर्थात श्री कृष्ण की भाषा, भगवान कृष्ण की भाषा। तो ब्रज का जो अर्थ है, ब्रज शब्द का जो अर्थ है वो है चरगाहा या पशुओं का समूह या गायों का समूह, ये ब्रज शब्द का क्या है, अर्थ है। पशुपालन के प्राधान्य के कारण यह क्षेत्र ब्रज कहलाया, यानी यहाँ पर पशुओं में भी मुख्य तौर पर गाय को बहुत ज्यादा महत्ता दी जाती है, और जब महत्ता दी जाती है तो उसी के कारण इस क्षेत्र को क्या कहा गया, ब्रज कहा गया। और यहाँ जिस भाषा को बोला गया उस भाषा को ब्रज भाषा कहा गया। तो यहाँ जिस भाषा को बोला गया उसको फिर हमने क्या नाम दे दिया, ब्रज भाषा का नाम दे दिया। तो देखेंगे, और यहाँ की बोली को क्या कह दिया, ब्रज भाषा कह दिया। इसका जो क्षेत्र है, केंद्र ब्रज भाषा का मथुरा है, केंद्र का मतलब होता है जहां मुख्यतः बोली जाती है, तो केंद्र ब्रज भाषा का क्या है, मथुरा है। मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, यहाँ सब में आपकी ब्रज भाषा ही बोली जाती है। आगरा हो गया, अलीगढ़ हो गया, बुलंदशहर हो गया, एटा, मैनपुरी, बदायूं, बरेली, मध्य प्रदेश में आप जाएंगे तो जैसे ग्वालियर हो गया, और राजस्थान में जैसे भरतपुर और धौलपुर हो गया, इन क्षेत्रों में भी आप देखेंगे तो आपको ब्रजभाषा मिल जाएगी। यह ब्रजभाषा को बोलने वाले क्या मिल जाएंगे, व्यक्ति मिल जाएंगे। इसके बाद में आप देखेंगे ब्रजभाषा के बाद में तो अगली जो आपकी है वो है बुंदेली। बुंदेली बुंदेल क्षेत्र में बोली जाने के कारण इस बोली को क्या नाम दे दिया गया, बुंदेली का नाम दे दिया गया। जो बुंदेल वाला क्षेत्र है वहां पर ये बोली बहुत संख्या में बोली जाती है, इसीलिए इस बोली को जो नाम दिया गया है वो बुंदेली का नाम दिया गया है। इसके अन्य नाम भी हैं बुंदेली के, इसको बोलते हैं बुंदेली खंडी, इसको क्या बोल देते हैं, बुंदेली खंडी। अगर हम देखें तो बुंदेली का जो क्षेत्र हो जाएगा आपका वो हो जाएगा जालौन, हमीरपुर, झांसी, बांदा, टीकमगढ़। टीकमगढ़ के बाद में आप देखेंगे तो छतरपुर है, पन्ना है, दमोह है, सागर है। सागर के बाद में नरसिंहपुर है, होशंगाबाद है, भिंड, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, गुना, विदिशा और रायसेन, यहाँ पर आपकी बुंदेली बोली जाती है। तो बुंदेली के बारे में आप याद रखेंगे, ये इसका बुंदेली का क्या है, क्षेत्र है। बुंदेली के बाद में अगली है आपकी कन्नौजी। बुंदेली के बाद में अगली जो भाषा है आपकी या बोली है वो है कन्नौजी। कन्नौज क्षेत्र में बोली जाने के कारण, यानी कन्नौज में बोली जाने के कारण इस बोली को कन्नौजी कहा गया, यानी इस बोली को कन्नौज में बोलते हैं,
इसलिए हमने इस बोली का नाम क्या दे दिया है, कन्नौजी दे दिया है। यदि आप कन्नौजी का क्षेत्र देखेंगे तो इसका क्षेत्र आपको नजर आएगा, फर्रुखाबाद इसका क्षेत्र है, इटावा इसका क्षेत्र है, शाहजहांपुर है, कानपुर है, हरदोई है, पीलीभीत है, ये इसका आपको क्या मिलेगा, कुछ क्षेत्र मिल जाएगा। फिर है आपका अवधी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये तीन आपकी उपबोलियां हैं, तीन ये आपकी बोलियां हैं। ये तीनों जो आपकी बोलियां हैं ये पूर्वी हिंदी से निकली हैं, और पूर्वी हिंदी का जो विकास हुआ है वो आपका अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो अवधी के बारे में याद रखेंगे, अवध क्षेत्र की बोली को अवधी कहा जाता है। अवध अवध वही क्षेत्र है जो भगवान श्री राम का है, अयोध्या वाला क्षेत्र। तो वहां की बोली को हम क्या नाम दे देते हैं बेटा, अवधी का नाम दे देते हैं। क्षेत्र क्या है इसका, तो फैजाबाद, फैजाबाद अर्थात अयोध्या। फैजाबाद का मतलब क्या है, अयोध्या। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, प्रयाग, मिर्जापुर, जौनपुर, लखीमपुर, और आपका ये खीरी हो जाएगा और बस्ती हो जाएगा। ये इसका क्या है, आपका क्षेत्र है अवधी भाषा का। इसके बाद में आप देखेंगे अवधी के बाद में तो अगली है बघेली। अवधी के बाद में नेक्स्ट जो आपकी बोली है वो है बघेली। बघेली किसको बोलते हैं, तो बघेलखंड क्षेत्र की बोली को बघेली कहा जाता है। यानी बघेलखंड में जो बोली बोली जाती है उसी बोली को हम क्या बोल देते हैं, बघेली बोल देते हैं। बघेली के अन्य नाम भी हैं, बघेली को दक्षिण अवधी के नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे बघेली का एक आपका अन्य नाम है, बघेली को दक्षिण अवधी कहा जाता है। बघेली को दक्षिण अवधी के नाम से भी जाना जाता है। बघेली का क्षेत्र क्या है, तो रीवा है, शहडोल है, सतना है, सीनी है, जबलपुर है और बांदा है। इन क्षेत्रों में आप देखेंगे तो आपकी बघेली बोली जाती है। इन सभी क्षेत्रों में हम किस भाषा को बोलते हैं या किस बोली को बोलते हैं, तो बघेली को बोलते हैं। बघेली के बाद में नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ी। बघेली के बाद में अगला है छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र की बोली को छत्तीसगढ़ी कहते हैं। यानी छत्तीसगढ़ में जो बोली बोली जाती है उसी को हम क्या नाम दे देते हैं, छत्तीसगढ़ी का नाम दे देते हैं। छत्तीसगढ़ी का जो क्षेत्र है वो है सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर और रायपुर, दुर्ग, और अगला है राजनांदगांव, बस्तर। इन क्षेत्रों में आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपको छत्तीसगढ़ी बोली बोलने वाले व्यक्ति नजर आएंगे। इसके बाद में आप देखेंगे तो अगला है भोजपुरी। भोजपुरी आजकल बहुत ज्यादा फेमस है भोजपुरी इंडस्ट्री, और भोजपुरी में भी जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये जो भोजपुरी है ये वास्तव में कहाँ बोली जाती है, भोजपुरी को भोजपुरी क्यों कहा गया है, उसके कहने के पीछे का जो तर्क है वो क्या तर्क है। तो राजा भोज, देखो आपने एक कहावत सुनी होगी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। आपने कहावत सुनी होगी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो राजा भोज द्वारा बनाए गए भोजपुर नगर, ये एक भोजपुर नगर है जो आपका पड़ता है बिहार में। ये आपका एक भोजपुर नगर है जो बिहार में पड़ता है। किसने बसाया था, राजा भोज ने।
तो इस भोजपुर नगर के नाम पर ही भोजपुरी बोली का नामकरण किया गया है। भोजपुरी जो कहा गया वो इसीलिए कहा गया क्योंकि भोजपुर में इस बोली को बोला जाता है। ये भोजपुर राजा भोज ने बसाया था। आगे जानेंगे भोजपुरी के बारे में तो आप पाएंगे कि इसका जो क्षेत्र है भोजपुरी का वो वाराणसी है, मिर्जापुर है, जौनपुर है, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, एक है भभुआ, फिर है सासाराम, बक्सर, आरा, चंपारण, सारण, व झारखंड का छोटा नागपुर का पठार। ये भोजपुरी का क्या है क्षेत्र है। तो भोजपुर तो है ही है, प्लस ये कुछ क्षेत्र है। भोजपुरी के बाद में है मैथिली। भोजपुर के बाद में मैथिली। तो मिथिला क्षेत्र की बोली को क्या कहते हैं? मैथिली बोलते हैं। मिथिला क्षेत्र की बोली को क्या नाम दे देते हैं? मैथिली का नाम दे देते हैं। इसका जो क्षेत्र है मैथिली का वो है दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, समस्तीपुर, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर। ये क्या है? मैथिली भाषा का क्षेत्र है। मैथिली के बाद में अगला है मगही भाषा। मैथिली के बाद में नेक्स्ट है मगही। मगध क्षेत्र की बोली को क्या कहते हैं? मगही कहते हैं। मगध, आप लोगों ने इतिहास को पढ़ा होगा तो इतिहास में हम मगध के बारे में पढ़ते हैं। जब हम पढ़ते हैं महाजनपद काल तो उस महाजनपद काल में 16 महाजनपदों के बारे में हम पढ़ते हैं। वो जो 16 महाजनपद है उसी में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो मगध जनपद था। उस मगध जनपद में जो बोली बोली जाती थी उसी को मगही के नाम से जाना गया। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि मगही क्या है। मगध क्षेत्र की बोली को मगही कहते हैं। इसका जो क्षेत्र है वो पटना, गया, औरंगाबाद, मुंगेर है, भागलपुर है, बेगूसराय है और झारखंड का पलामू है और हजारीबाग है। तो ये कुछ क्या है? मगही का क्षेत्र है। मगही के बाद में नेक्स्ट आप देखेंगे तो है आपकी बांग्ला भाषा। बांग्ला मुख्यतः बंगाल में बोली जाने वाली बोली को बांग्ला कहते हैं। यानी बंगाल में जो बोली बोली जाती है उसी को बांग्ला कहते हैं। इसका जो क्षेत्र है वो है भारत का पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, असम में, बांग्लादेश के साथ साथ नेपाल का कुछ भाग। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ बांग्ला भाषा बोली जाती है। बांग्ला के अन्य नाम भी हैं। बांग्ला को बंगाली भी कहते हैं। तो बांग्ला भाषा कहिएगा आप या बंगाली भाषा कहिएगा। बंगाली के बाद में उड़िया है। तो भारत के ओडिशा प्रांत में बोली जाने वाली भाषा को उड़िया कहा जाता है। ओडिशा में जो बोली जाती है उसी बोली को हम उड़िया भाषा कहते हैं। उड़िया का क्षेत्र क्या है? ओडिशा, जो ओडिशा राज्य है वो उड़िया का क्षेत्र है और इसके थोड़ा सा आसपास वाला क्षेत्र भी आप मान के चलेंगे कि वो भी क्या है? उड़िया भाषा का क्षेत्र है। उड़िया के बाद में अगली है असमिया। उड़िया के बाद में नेक्स्ट है असमिया। तो भारत के असम प्रांत में बोली जाने वाली बोली को असमिया बोलते हैं। यानी जो असम राज्य में जिस बोली को बोला जाता है उसी बोली को हम क्या कह देते हैं? असमिया कह देते हैं। असमिया के बाद में आप देखेंगे तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा, इसका क्षेत्र देख लेंगे असमिया का।
असम व इसके आसपास का क्षेत्र। फिर हम चलेंगे तो उसके बाद में आपका पहाड़ी हिंदी। असमिया के बाद में नेक्स्ट है आपका पहाड़ी हिंदी। अब पहाड़ी हिंदी में आप देखिएगा, तो पहाड़ी हिंदी में हमने आपको बताया था इसमें कितनी बोली आ जाएंगी। तो पहाड़ी हिंदी में कुल मिलाकर के आएंगी 3 बोलियां, कुमाऊनी, गढ़वाली और पश्चिमी पहाड़ी। ये जो कुमाऊनी है, कुमाऊं क्षेत्र की बोली है, यानी जो उत्तराखंड में कुमाऊं पड़ता है उसकी बोली को कुमाऊनी बोली कहते हैं। इसका क्षेत्र क्या है, अल्मोड़ा में बोली जाती है, ये नैनीताल में, पिथौरागढ़ में, यहाँ पर आप देखेंगे तो कुमाऊनी आपकी बोली जाती है। फिर है गढ़वाली, तो गढ़वाल क्षेत्र की बोली को क्या कह देते हैं, गढ़वाली बोल देते हैं। इसका क्षेत्र क्या है, गढ़वाल है, टेहरी है, चमोली है और उत्तरकाशी है। फिर है पश्चिमी पहाड़ी, तो पश्चिमी पहाड़ी किसको बोलेंगे, पहाड़ी की पश्चिमी बोलियों के समूह को, यानी जो पहाड़ी है उस पहाड़ी में जो पश्चिमी बोलियां हैं उनके समूह को पश्चिमी पहाड़ी कहा जाता है। क्षेत्र यदि आप देखेंगे इसका यदि आप क्षेत्र देखेंगे तो जैसे चंबा है, भद्रवाह, मंडी, शिमला, चकतारा, लाहौल, लाहौल स्पीति, कुल्लू है, मनाली है, इन क्षेत्रों में पश्चिमी पहाड़ी बोली जाती है। इसकी उपबोलियां, तो इसकी उपबोलियों में जैसे जौनसारी है, सिरमौरी है, और सिरमौरी के बाद में चमेयाली है, क्योंठली है, बघारी है, ये इसकी क्या हो जाएंगी, कुछ उपबोलियां हो जाएंगी। इसके बाद में फिर नेक्स्ट है आपकी सिंधी। तो सिंधी को आप देखेंगे तो सिंध भारत, सिंधी भारत के पश्चिमी हिस्से और मुख्यतः सिंध प्रांत, यानी जो सिंध प्रांत है उसमें जो बोली बोली जाती है उसी को हम सिंधी नाम दे देते हैं। सिंध प्रांत में जो बोली बोली जाती है उसी को सिंधी का नाम दे देते हैं। प्रांत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है, इसका जो क्षेत्र है सिंधी का वो याद रखेंगे, सिंध है, कच्छ, गुजरात वाला कच्छ है ये। मध्य प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर आप देखेंगे तो सिंधी बोली जाती है। महाराष्ट्र के कुछ स्थानों पर, कहीं कहीं उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे तो सिंधी भाषा को बोलने वाले लोग मिल जाएंगे, और आपका राजस्थान में भी कहीं कहीं पर आपको सिंधी भाषा मिलेगी। फिर है मराठी, नेक्स्ट है मराठी। मराठी किसको बोलेंगे, तो महाराष्ट्र में बोली जाने वाली, महाराष्ट्र में बोली जाने वाली बोली को मराठी भाषा कहते हैं। यानी महाराष्ट्र में जो बोली बोली जाती है उसी को क्या बोल देते हैं, महाराष्ट्री बोल देते हैं या मराठी बोल देते हैं। क्षेत्र इसका क्या है, तो महाराष्ट्र व इसके आसपास का क्षेत्र। ये जो महाराष्ट्री है, ये जो मराठी है, ये कहाँ बोली जाती है, महाराष्ट्र और इसके आसपास के कुछ क्षेत्र में। फिर है पंजाबी। पंजाबी को यदि आप देखेंगे तो पंजाब में बोली जाती है। लहंदा है, लहंदे को आप देखेंगे तो लहंदा आपकी कहाँ बोली जाती है, लहंदा पंजाबी भाषा की पश्चिमी उपभाषाओं का एक समूह है। अफगानिस्तान वाला क्षेत्र हुआ, यहाँ पर आप देखेंगे तो लहंदा भाषा आपकी बोली जाती है। तो प्यारे साथियों, हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि आप यहाँ तक चीजों को ठीक प्रकार से समझ पाए होंगे। अभी यदि आप देखेंगे तो इसमें अभी कुछ चीज आपकी और छूट रही हैं जो हमें अगली क्लास में भी जाननी होंगी। जैसे अभी हमने जाना था ये अपभ्रंश के बारे में, अपभ्रंश की जो जो बोलियां हैं उनके बारे में अभी हमने जाना था। तो अपभ्रंश के ये कुछ कवि हैं जो हम आगे पढ़ेंगे।
जैसे पुष्पदंत हैं, स्वयंभू हैं, धनपाल, जोइंद अब्दुल रहमान, इनके बारे में हम जानेंगे। फिर उसके बाद में अवहट्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिर हिंदी भाषा का हम परिचय जानेंगे कि हिंदी भाषा कैसे कैसे बनी है, वो चीजें हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में संविधान में हिंदी का क्या महत्व है, वो सारी चीजें जानेंगे। ये पढ़ने के बाद में अंत में हम पढ़ेंगे जो हिंदी सम्मेलन है, जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं, वो कौन कौन से सम्मेलन हैं वर्तमान समय तक, वो सभी जानेंगे। तो अभी लगभग लगभग हमने सोचा था कि आज ही क्लास में कंप्लीट हो जाए, परंतु चीजें अभी कुछ और हैं जो आज की क्लास में तो कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। तो क्यों ना नेक्स्ट क्लास ले ली जाए इसी पर। तो अभी आप ये मान के चलेंगे कि अभी आपकी एक क्लास इसकी थ्योरी पर और होने वाली है। जब वो एक क्लास हो जाएगी तो फिर हम कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं। तो जैसे ही ये हमारी क्लास कंप्लीट होगी, हम पिछले वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्नों पे आपसे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और आप खुद पाएंगे कि हाँ, जो हमने पढ़ाया है वो एग्जाम में पूछा भी गया है। ये सारी चीजें अपने अनुभव के आधार पर हम आपको दे रहे हैं। पिछले 5-6 वर्षों का जो हमारा टीचिंग के क्षेत्र में अनुभव है, बहुत सारे बच्चों को जो हमने इस क्षेत्र में सिलेक्शन कराया है सरकारी पदों पर, उच्च सरकारी पदों पर, तो वो सारा का सारा अनुभव हम आपको दे रहे हैं। और उम्मीद है आपको ये क्लास भी पसंद आ रही होगी। तो प्यारे साथियों, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही हो तो आप इतना जरूर करें कि जो भी विद्यार्थी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल या अन्य कोई भी एग्जाम जहां पर आपकी हिंदी पूछी जाती है, आप उसको इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उसको भी इस क्लास का लाभ मिल पाए। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। ये कुछ आपका चैनल के बारे में है। ये आपके चैनल का नाम है अद्वैत एशियाई। तो आप जब YouTube पर सर्च करेंगे तो आपको ये सर्च बार में नजर आ जाएगा अद्वैत एशियाई। तो आप इसको सर्च करें और सर्च करके चैनल को भी क्या करें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको जो आगे मिलने वाली क्लास है उसका नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।